हेलो एवरीवन, दिस इज़ तनुजा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल। एंड आज मैं नया टॉपिक लेकर रही हूँ जो क्या है क्लास 11 का टॉपिक है, विच इज़ व्हाट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। मतलब कि एनिमल में कौन कौन से टिश्यूज़ होते हैं, वो कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं, उनका क्या क्या फंक्शंस होता है, क्या स्ट्रक्चर्स होता है, उसके बारे में हम सब कुछ डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसमें बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन की। जैसी बात करते हैं, ठीक है, तो ऑर्गेनाइज फॉर्म में सबसे स्मॉलेस्ट इसमें क्या लेते हैं हम, टिश्यू। अगर मैं किसी भी लिविंग सेल की बात करूं और उसमें पूछूं कि सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है, तो आप सबका आंसर डेफिनेटली यही होगा कि सेल्स जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है। इसी से ही पूरा ऑर्गेनिज्म क्या होता है, बनता है। बट अब ये सेल ही क्या होते हैं, बहुत सारी सेल्स आपस में कलेक्ट होकर क्या बनाती है, टिश्यूज़। टिश्यूज़ क्या होते हैं, क्योंकि सेल्स तो बहुत अलग अलग तरह की होती है, तो उसमें से जो सेम टाइप की सेल है वो एक तरह से कलेक्ट होकर क्या बनाती है, एक ग्रुप ऑफ सेल बनाती है और वो टिश्यू बनता है। और जो क्या करता है, एक पर्टिकुलर क्या करता है, पर्टिकुलर, ठीक है, पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेगा ये। ओके, ऐसे ही दूसरे सेल जो दूसरी तरह की सेल है वो आपस में ग्रुपिज्म करेंगी और ये ग्रुप ऑफ सेल दूसरे तरह का टिश्यू बनाएगा जो दूसरा पर्टिकुलर फंक्शन करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से टिश्यूज जो है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए स्पेशलाइज होते हैं। ओके, तो मतलब मैं कह सकती हूँ कि टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सम पर्टिकुलर सेम स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल्स। ओके, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ। अब क्या होगा, यही सेम टाइप की जो टिश्यू ये भी बहुत सारे बनेंगे, राइट। तो ये भी सारे टिश्यूज आपस में कलेक्ट होकर क्या बनाएंगे, ओके, ये क्या बनाएंगे, दीज आर कॉल्ड ऑर्गन। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं ऑर्गन में ले सकती हूँ लंग्स बन गया। ठीक है, मैं क्या ले सकती हूँ, हार्ट। ओके, मैं क्या लिख सकती हूँ, स्टमक। ओके, स्टमक में भी बहुत सारे मैं लिख सकती हूँ लिवर, मैं लिख सकती हूँ इंटेस्टाइन, ईसोफेगस, मतलब जितने भी अलग अलग ऑर्गन हैं उन सबको मैं इसमें इंक्लूड कर सकती हूँ। अब ये बहुत सारे ऑर्गन भी मिलकर एक और चीज़ बनाते हैं जो सबसे टॉप पे आता है, दैट इज ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे ऑर्गन कलेक्ट होके एक सिस्टम बनाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ओके, उसके अलावा और क्या हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, राइट। ओके, इसके अलावा हम ले सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड हो गया, सारी जितनी भी ब्लड वेसल्स है, आर्टरी, वेन्स, हार्ट, ये सब उसमें इंक्लूड हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके क्या हुआ, माउथ से लेके ईसोफेगस, देन योर स्टमक, देन इंटेस्टाइन, एवरीथिंग। ये तो क्या है, अलग अलग ऑर्गन है जो कलेक्ट होकर एक सिस्टम बना रहे हैं, जो क्या है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी। ठीक है, तो ये बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स बनते हैं। फाइन, ठीक है। तो अब हम फिलहाल यहाँ पे हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, हम टिश्यूज़ की बात कर रहे हैं कि टिश्यूज़ कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं एनिमल में और उनका क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे वो क्लासिफाइड होते हैं, क्या क्या कैटेगरीज होती है। ठीक है, तो अगर मैं टिश्यूज़ की बात करूँ एनिमल में, तो टिश्यूज़ एनिमल में ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है वो 4 कैटेगरीज। दीज 4 कैटेगरीज आर, फर्स्ट वन एपिथेलियल या एपिथेलियम टिश्यू। ओके, सेकेंड वन इज connective tissue. Okay, third one is muscular tissue, right, and the fourth one is nervous tissue. क्लियर। ओके, तो सबसे पहले जो एपिथेलियम टिश्यू है, मैं इनका ओवरव्यू बताती हूँ। ये मेनली किस में यूज़ होता है, कवरिंग में। ठीक है, जितनी भी ऊपर कवरिंग होती है उसमें एपिथेलियम टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। और किस में प्रेजेंट होता है, ये प्रोटेक्टिव्स में। ठीक है, प्रोटेक्टिव भी वही बात हो गई कि कवरिंग हो रही है तो यानी वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ भी है। कनेक्टिव टिश्यूज़ ये क्या होता है, ये जनरली क्या करता है, सेल्स को कनेक्ट करने का काम करता है। तो इसमें क्या होता है, ये साइटोप्लाज्म है उसको, ये 2 सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है।
ओके इसके अलावा और क्या करता है ये, सपोर्ट, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू की वजह से ही सेल का एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा हमें दिखाई देता है। तो ये सपोर्ट कौन सा प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट ये प्रोवाइड करता है, राइट। ओके इसके अलावा और क्या करता है, इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस सब्सटेंसेस। इस कनेक्टिव टिश्यू की वजह से ही मटेरियल, ये सब्सटेंस है जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। तो इट ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। ओके राइट। नाउ मस्कुलर टिश्यू, इसका क्या रोल है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रैक्शन। जैसे कि मुझे कोई चीज़ लेनी तो मैं अपने हैंड को दूर लेके जाऊंगी और फिर वापस लेके आऊंगी। तो मुझे अगर थोड़ा दूर भी है तो मैं अपने हाथ को स्ट्रेच कर सकती हूँ। इट इज़ बिकॉज ऑफ द मसल्स, फाइन। एंड द सेकेंड वन थिंग, लोकोमोशन। अगर मैं चल पा रही हूँ, लोकोमोशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, तो दिस लोकोमोशन, इफ आई एम टॉकिंग, दिस मूवमेंट ऑफ माई माउथ, माई मूवमेंट ऑफ माई हैंड, एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ द मसल्स। ओके मसल्स टिश्यूज। तो कॉन्ट्रैक्शन, लोकोमोशन इज बिकॉज ऑफ द मस्कुलर टिश्यू। एंड नर्वस टिश्यू क्या होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंडक्शन और प्रोडक्शन as well as conduction of nerve impulse, ठीक है। तो ये क्या करता है, नर्व इम्पल्स को जनरेट भी करता है और उसको एक जगह से दूसरी जगह पे कंडक्ट भी कराता है। तो ये सब इनके बेसिक रोल है। अभी सबसे पहले हम बात करेंगे एपिथेलियम टिश्यूज़ की कि होता क्या है, इसके फर्दर ये किस चीज़, कितने टाइप्स में डिवाइड होता है। लेट्स हैव अ लुक ऑफ दैट वन। ओके तो सबसे पहले हम देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू का एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, उसके बाद हम उसके क्लासिफिकेशन की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले तो एपिथेलियम टिश्यू जो है, एम्ब्रियोनिक जब डेवलपमेंट होता है, ठीक है, जब फीटस का डेवलपमेंट होता है, सबसे पहला टिश्यू यही जनरेट होता है। तो इट इज़ द फर्स्ट टिश्यू विच डेवलप। ओके फाइन। एम्ब्रियोनिक टिश्यू में क्या होती है, पावर ऑफ रीजनरेशन होता है। देयर इज अ पावर ऑफ रीजनरेशन। ओके फाइन। बट ऐसा कौन सा टिश्यू है जिसमें पावर ऑफ रीजनरेशन प्रेजेंट नहीं है, इट इज नर्वस टिश्यू, ठीक है। नर्वस टिश्यू में जो ये पावर ऑफ रीजनरेशन है ये एब्सेंट होता है, करेक्ट, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, क्योंकि एपिथेलियम टिश्यूज में जो सेल्स होती है, इंडिविजुअल सेल्स, वो क्या होती है, लेंथ वाइज एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये सब आपस में कनेक्ट होती है, फाइन। तो इसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दे आर कनेक्टेड लेंथ वाइज भी बोल सकते हैं, या एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड होती है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो प्रेजेंट नहीं होता है। इंटरसेलुलर स्पेस इज नॉट प्रेजेंट ओवर हेयर, ठीक है। बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं प्रेजेंट होता। इसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि इसके बीच में स्पेस नहीं है, तो जितनी भी ब्लड वेसल्स, ठीक है, या फिर जितनी भी लिम्फ सेल्स होंगी, या फिर क्या हुआ, लिम्फ सेल्स, या फिर लिम्फ वेसल्स बोल सकते हैं, या फिर कैपिलरीज, ये क्या करेंगी, ये कैपिलरीज इसके अंदर एंटर नहीं कर पाएंगी, इसको पियर्स करके इसके अंदर एंटर नहीं कर पाएंगी। एंड क्योंकि ये एंटर नहीं कर पाएगी तो इसमें क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, और ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा तो इसको क्या होगा, सेल्स को न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसको न्यूट्रिएंट तो लेना ही है, तो ये क्या करता है, ये कनेक्टिव टिश्यूज़ पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें स्पेसेस होते हैं, तो इसमें तो ब्लड वेसल्स रहती है, तो इसको न्यूट्रिएंट मिलता है। तो ये क्या करता है, इस कनेक्टिव टिश्यूज़ पे डिपेंड करता है अपने न्यूट्रिएंट्स के लिए, तो इसमें से न्यूट्रिएंट्स को ये सक करता है, अंडरस्टूड, ठीक है। तो इस तरह से अपना न्यूट्रिएंट लेता है, फाइन। सेकंड चीज क्या होती है, यहाँ पे दो तरह की सरफेस होती है एपिथेलियम टिश्यू में। फर्स्ट इज एपिकल सरफेस, जो ऊपर से हमें दिखाई देती है, जो एक बम्पी स्ट्रक्चर हमें दिखती है, एंड सेकंड लेटरल सरफेस, और ईच सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, राइट, ओके। अब क्या होता है, जो ये एपिथेलियम सेल्स हैं और ये कनेक्टिव टिश्यू है, इसके बीच में एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। इट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। क्या होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो दो तरह की बनी होती है, दो चीज़ों से बनी होती है, बेसल लेमिना अपर वन एंड द लोअर वन इज फाइब्रस लेमिना। क्या क्या होती है, ठीक है, बेसल लेमिना एंड फाइब्रस लेमिना। तो चलिए देखते हैं। बेसल लेमिना जो है, जैसे कि इसमें दिख रहा है पिक्चर में, ये क्या है, ऊपर की तरफ। तो ये जो बेसल लेमिना है, इट इज टूवर्ड्स द एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। मैं क्या बोलूँगी, इट इज टूवर्ड्स
एपिथेलियल सेल, राइट, एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, फाइन। और ये किसकी बनी होती है बेसल लेमिना? इट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। एंड ये प्रोटीन कौन सिंथेसाइज करता है? यही जो एपिथेलियल सेल है यही ग्लाइकोप्रोटीन सिंथेसाइज करता है, और उसी की वजह से ये बेसल लेमिना इसके जस्ट नीचे बनती है, अंडरस्टूड, ठीक है। दूसरा होता है फाइब्रस लेमिना, फाइब्रस लेमिना। फाइब्रस लेमिना क्या होता है? यहाँ पे एल नहीं आएगा, सॉरी। तो फाइब्रस लेमिना इट इज टूवर्ड्स द कनेक्टिव टिश्यू, तो इट इज टूवर्ड्स कनेक्टिव टिश्यू, पिक्चर से ही पता चल रहा है, इट इज टूवर्ड्स कनेक्टिव टिश्यू, राइट, ओके। अब तो ये क्या होता है, ये फाइब्रस लेमिना में क्या प्रेजेंट होता है? देयर इज अ प्रेजेंट ऑफ कोलाजन एज वेल एज सम रेटिकुलेट फाइबर, रेटिकुलेट फाइबर क्या प्रेजेंट होते हैं? मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, कोलाजन एंड रेटिकुलेट फाइबर जो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? म्यूकोपॉलीसेकेराइड, किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? म्यूकोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड क्या है? एक्चुअली इस कनेक्टिव टिश्यू का क्या है? मैट्रिक्स है ये, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यूज का जो अंदर लिक्विड है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? म्यूकोपॉलीसेकेराइड। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? कोलाजन एंड रेटिकुलेट फाइबर। इस म्यूकोपॉलीसेकेराइड किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है जनरली? इट इज प्रेजेंट इन हाइलुरोनिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला टर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हाइलुरोनिक एसिड। तो अगर मैं आपको पूछूं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन किससे बनती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन दो आंसर हो सकते हैं, इट इज़ मेड बाय द एपिथेलियल सेल्स एज वेल एज द कनेक्टिव टिश्यू, एक तो आंसर ये वाला हो सकता है। दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? इट इज़ मेड अप ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन एज वेल एज द हाइलुरोनिक एसिड। ये आपको एग्जाम में भी आया हुआ है क्वेश्चन, याद रखना, ठीक है। किसकी बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन एज वेल एज हाइलुरोनिक एसिड, ओके, फाइन। इसके अलावा अब और चीज़ क्या देखते हैं कि ये सेल्स अब आसपास में है तो इसमें किस तरह की कनेक्शंस होते हैं, कैसे ये एक दूसरे से जुड़ी रहती है, किस तरह के जंक्शंस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो ये क्या है? हमारे सारे जंक्शंस हैं जो एपिथेलियल सेल्स है वो आपस में किस तरह से कनेक्ट होती है। तीन तरह के जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहला होता है एडहेरिंग, और जिसको हम बोलते हैं डेस्मोसोम्स, ठीक है, ये भी एक तरह का जंक्शन है। इसमें क्या होती है? दो जो इंडिविजुअल सेल है, कौन सी सेल है? ये एपिथेलियम सेल्स है। इन दोनों एपिथेलियल सेल एक दूसरे से कनेक्ट होती है with the help of one fiber which is called टोनोफाइब्रिल, टोनोफाइब्रिल्स, ठीक है। ये टोनोफाइब्रिल्स क्या होते हैं? एक सेल से निकलकर दूसरी सेल में डीपली उसके साइटोप्लाज्म में इंसर्ट कर जाते हैं। तो देखिए उसके साइटोप्लाज्म में डीपली इंसर्ट हो, सो दीज टोनोफाइब्रिल दे आर डीपली इंसर्टेड into the neighboring cell, into the neighboring cell, understood? neighboring cells cytoplasm, अंडरस्टूड। इस तरह से ये दोनों सेल एक दूसरे से कनेक्ट रहती है और एक दूसरे को जोड़े रखती है। टाइट जंक्शन में क्या होता है? दोनों सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक दूसरे के साथ टाइटली कनेक्ट रहती है, ओके, एक दूसरे के साथ एक तरह से स्टिक हो जाती है, ताकि इन दोनों के बीच में अगर कोई सब्सटेंस का एक्सचेंज हो रहा है तो वो सब्सटेंस वहाँ से लीक ना हो। मतलब कि दो सेल अगर स्टिक हो जाएगी इतना टाइटली तो इसके बीच में से यहाँ से कोई भी सब्सटेंस लीक नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है? एक तरह से सीमेंटिंग का काम करती है। ये वाला जंक्शन क्या करता है? सीमेंटिंग का काम करता है, उन दोनों को सीमेंटेड कर देता है, फाइन। एंड गैप जंक्शन में क्या होता है कि दो सेल है, सपोज ये एक इंडिविजुअल सेल है एंड ये दूसरी इंडिविजुअल सेल है, इन दोनों सेल के बीच में कैसे जंक्शन हो रहा है? एक ट्यूब के थ्रू इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? एक ट्यूब के थ्रू साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज हो रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्ट है। तो इनके बीच में एक गैप रहता है, दिस गैप, और इसको अगर मैं सिंपल वे में बनाना चाहूँ तो लाइक दिस, तो दिस इज दी गैप जंक्शन, जिसके थ्रू क्या होता है? साइटोप्लाज्म का एक्सचेंज होता है दोनों सेल के बीच में। इसके थ्रू क्या होता है? साइटोप्लाज्म एक्सचेंज होता है, तो इसके थ्रू आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल, समटाइम बिग मॉलिक्यूल भी एक सेल से दूसरी सेल में एक्सचेंज होते हैं। मतलब क्यों ये जंक्शंस क्या है? सेल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कैसे करती है, कैसे कनेक्शन होता है, दिस इज ऑल अबाउट जंक्शन, ओके। चलिए अभी क्या होता है, जो जैसे कि एपिथेलियम सेल है, ठीक है, सपोज दिस इज एपिथेलियम सेल। अब क्या होता है? नीचे तो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है, नीचे कनेक्टिव टिश्यूज है,
जो अपर वन सरफेस है वो क्या है, फ्री एंड है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऊपर की सरफेस को फ्री एंड बोलते हैं। तो अपर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है कई बार डिफरेंट फॉर्म में अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि उन अपर फ्री एंड का क्या क्या मॉडिफिकेशन होता है। ओके, सो ये सारे हमारे क्या हैं, जो अपर की सरफेस है उसके मॉडिफिकेशन है, कौन कौन से, दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फ्री एंड। 3 टाइप के मॉडिफिकेशन होते हैं, माइक्रोविलाई, सीलिया एंड स्टीरियोसीलिया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। माइक्रोविलाई क्या होते हैं, ये जैसे मैं ये अपर सरफेस बना रही हूँ तो यहाँ पे छोटे 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 माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, दे आर द माइन्यूट पोर्स लाइक स्ट्रक्चर, फाइन। सेकेंड, दे आर नॉन मोटाइल, कोई मोटिलिटी नहीं होती, मतलब ऐसे ऐसे से ये वेव नहीं करते हैं। दे आर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, मतलब अपनी लेंथ भी कम ज़्यादा नहीं करते हैं। बट ये क्या करते हैं, ये माइक्रोविलाई इस तरह के होते हैं, देखिए ये ऊपर की सरफेस है, इसमें इस तरह के छोटे 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 इस तरह की फॉर्म में ये माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। ओके, एग्जैक्टली, ये तो मैंने आपको ओवरव्यू बताया एग्जैक्टली इस तरह से। तो अगर मैं इस सरफेस को पूरा खींचूँ तो ये क्या हो गया, इसका सरफेस जो है वो इंक्रीज हो गया, तो इट इंक्रीजेज दी सरफेस एरिया। एंड नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन एरिया को भी इंक्रीज करते हैं, सिक्रेशन में भी हेल्प करते हैं, एज वेल एज एक्सक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। ये 3 रोल ये प्ले करते हैं माइक्रोविलाई। ओके, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मतलब एपिथेलियल सेल, तो देखो मैंने आपको जैसे बताया एपिथेलियल सेल क्या है, जितने भी ऑर्गन्स, मतलब सब जगह क्या है, एक कवरिंग का, लाइनिंग का काम करते हैं, ठीक है। एंड यस, वन मोर थिंग, एक एपिथेलियल सेल के बारे में बताना रह गया, एक क्या है, ये कवरिंग है, तो यानी कि ज़्यादातर या तो ये आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस करता है, और अगर ये इनर लाइनिंग है तो ये अंदर का जो बॉडी फ्लूइड्स है, हमारे बॉडी का जो अंदर का फ्लूइड्स है उसको फेस करता है, इधर आउट एनवायरनमेंट और बॉडी फ्लूइड्स, ये 2 ही चीज़ को ये फेस करता है। ओके, तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन दी वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की वॉल इस तरह से ही प्रेजेंट होती है, गॉल ब्लैडर में, एंड प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी इसी तरह का रहता है, ताकि ये इसके सरफेस एरिया को इंक्रीज करे और सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन सब में हेल्प करे, क्योंकि पीसीटी में भी यही रोल होता है, न्यूट्रिएंट्स को वापस एब्जॉर्ब करना होता है, ठीक है। दिस इज अबाउट माइक्रोविलाई। सीलिया क्या होता है, इसमें अपर सरफेस पे ऐसे सिलेंड्रिकल फॉर्म में ये सीलिया प्रेजेंट होते हैं, तो दे आर सिलेंड्रिकल प्रोसेस। दे आर मोटाइल, ये मूवमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल, लेंथ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, एंड व्हाट इज, दे फ्लो इन वन डायरेक्शन। इसका क्या मतलब है कि जब भी कोई पार्टिकल्स इसके पास से होके जाता है तो ये क्या है, पार्टिकल को मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं, तो इनका फ्लो हमेशा एक ही डायरेक्शन में। सपोज कि मुझे पार्टिकल को आगे मूव कराना है तो ये सीलिया, सपोज ये सीलिया है तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, सारे सीलिया इस डायरेक्शन मूव करेंगे, तो जितने भी पार्टिकल्स आएंगे उनको आगे मूवमेंट करने में ये हेल्प करेंगे, तो दे ऑलवेज फ्लो इन वन डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल फेलोपियन ट्यूब, क्यों, कैसे हेल्प करेगा फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, ओवा रिलीज होता है, अब उस ओवा को ट्रैवल करके कहाँ पहुँचना होता है, यूट्रस में पहुँचना होता है, तो ये क्या होता है, सीलियरी मूवमेंट के थ्रू ओवा को पुश करते हैं, धक्का देते हैं एक तरह से, और ये पुश करते 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 उसको आगे सरकाते सरकाते उसको यूट्रस में पहुंचा देते हैं, ठीक है। यूट्रस में भी इसी तरह का रहता है। फिर ट्रैकिया, हमारे ट्रैकिया में भी इसी तरह का रहता है, एंड ब्रोंकियोल्स, इन सब में ये सीलियरी मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है स्टीरियोसीलिया, ये लॉन्ग प्रोसेस है, ये भी क्या है, इस तरह का, ये लॉन्ग है, ओके, ये शॉर्ट है, छोटे छोटे हैं, और ये लॉन्ग प्रोसेस है, ओके। ये नॉन मोटाइल है, एज एग्जैक्टली माइक्रोविलाई की तरह ही ये नॉन मोटाइल है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल भी है, पर इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, लिटिल बिट थिक एंड रिजिड, ठीक है। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत सॉफ्ट सी रहती है, बट यहाँ पे क्या होती है, ये थिक और रिजिड होती है। फॉर एग्जाम्पल ये कहाँ प्रेजेंट होता है, एपिडाइडिमस में, एंड वास डिफरेंस, इसमें ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये भी क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, क्योंकि इसको भी अगर हम एक्सपैंड करेंगे, खींचेंगे, तो इसका सरफेस एरिया भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये 3 तरह के मॉडिफिकेशन होते हैं जो फ्री एंड है उसके। अभी आगे जब हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे तो उसमें क्लासिफिकेशन भी इसी बेसिस पे होगा कि किस में माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, किस में सीलिया प्रेजेंट है, और किस में स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट है, ओके। तो इसलिए आपको तीनों का नॉलेज होना चाहिए, फाइन। अभी हम देखते हैं लिटिल बिट अबाउट द ओरिजिन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यूज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या ये इसका एक ही तरह का ओरिजिन होता है? अगर आपको पता हो तो हमारी बॉडी में 3 तरह की लेयर्स होती है जो हमारे पूरे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको वो बनाती है, ठीक है। दी ऑल ऑर्गन्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम 3 टाइप ऑफ लेयर्स विच आर फर्स्ट वन, और उसी के बेसिस पे ही एपिथेलियल सेल होती है। तो फर्स्ट वन इज दी एपिडर्मल
एपिडर्मल, ठीक है, या फिर इसको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल, ठीक है। सेकेंड वन इज दी मेसोडर्मल एंड द थर्ड वन इज एंडोडर्मल, एंडोडर्मल। तो 3 तरह की लेयर्स होती है। बट एपिथेलियम टिश्यूज, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ये एक्टोडर्म से सिंथेसाइज होता है या मेसोडर्मली होता है या एंडोडर्मल, ये तीनों तरह के लेयर से सिंथेसाइज होता है। तो इसमें क्या होता है, एपिडर्मिस, जो एपिडर्मिस होती है उससे सिंथेसाइज होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेसोथीलियम, मेसोथीलियम, ठीक है। अगर मैं इसकी एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसका एग्जाम्पल होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि कौन कौन से एग्जाम्पल है। अगर आपको 3-4 टाइम्स इसको रीड करते जाओगे तो ये आपको लर्न हो जाएगा। फिर ये मेसोथीलियम की फॉर्म से अराइज होता है। इसका एग्जाम्पल होता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। एंड लास्ट वन, ये क्या होता है, जो गट लाइनिंग होती है आपकी, इनर जो गट लाइनिंग होती है वहाँ से सिंथेसाइज होता है, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, एंडोडर्म, सॉरी दिस इज एंडोडर्म, इससे सिंथेसाइज होता है। और इसका एग्जाम्पल होता है कॉल्यूमनर एपिथेलियम, कॉल्यूमनर एपिथेलियम, ठीक है। ये 3 तरह के जो है एपिथेलियम टिश्यूज़ के ओरिजिन होते हैं। आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा। अब ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा तो इसका मैं नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। क्या लूँगी मैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम टिश्यूज़, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना ही। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ पुट योर क्वेरी इन द कॉमेंट बॉक्स, मैं क्लियर करूँगी। एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। एंड येस, वन मोर थिंग, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, देन तभी आपको मुझे जितने भी मेरे नोटिफिकेशन है वो पता चल सकेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।